आप पद्मावत को इंसान होकर पढ़ सकते हैं, मुस्लिम पाठक नहीं, हिंदू पाठक नहीं। अगर ये होकर पढ़ेंगे तो लड़ाई फिर होगी। इसलिए एक बिल्कुल नया पाठक पद्मावत हमारे सामने लाता है। कभी कभी जैसे चौराहे पर गाड़ी खड़ी हो जाती है और गति नहीं मिलती तो बड़ी तकलीफ होती है। आज मेरा दिमाग वैसे ही थम गया है, कोई रास्ता नहीं दिखता, गति नहीं दिखती। दिशा तो है, लेकिन उस दिशा पर सिर्फ बात कर दूं तो स्केलेटन होगा। मुझे लगता है कि शायद कोशिश करने पर भी मैं उस स्केलेटन में जो सहज स्वाभाविक कोई दिक्कत नहीं है, सहज स्वाभाविक जो उसका स्वरूप है मैं न दे पाऊं। कभी कभी ऐसा होता है। पाठ शब्द बहुत व्यापक होकर आजकल चला हुआ है। हम लोग जब पढ़ते थे और पढ़ाते थे, पढ़ाने के समय बाद में तो पाठ शब्द प्रचलित हो गया था काफी, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को पाठालोचन पढ़ाया जाता था, पाठ की आलोचना। और वो पाठालोचन जो होता था वो जो लिखित पाठ है किसी रचना का, उसमें से कितना वास्तविक है और कितना अवास्तविक है उसकी पहचान करना होता था। तो तमाम प्रतियों से छानबीन करके किसी रचना का मूल पाठ क्या रहा होगा इस अर्थ में प्रचलित था, और हम लोग पाठालोचन और पाठ को उसी तरह से जानते थे। लेकिन हम जानते हैं कि पाठ अब रीडिंग, रीरीडिंग और टेक्स्ट, ये टेक्स्ट वो नहीं जिसकी चर्चा मैंने अभी की, ये खास शब्द है जिसमें सब कुछ टेक्स्ट है। जो आदमी बोलता है, जिस तरह से रहता है, जिस वातावरण में है, जो घटनाएं घटती हैं, वे सब टेक्स्ट हैं। और रीरीडिंग में अक्सर ये होता है, जो मैंने देखा और पढ़ा है, कि टेक्स्ट को फिर से लिख दिया जाता है। राइटरली टेक्स्ट, राइटरली रीडर, ऐसा रीडर जो पाठ को फिर से लिख देता है, ये बिल्कुल नया है। उस पर मैं बोलूंगा नहीं, इसलिए पहले उसके बारे में कह दूं कि जो राइटरली रीडर होता है वो उसका समय बोध विशेष प्रकार का होता है। उसमें अतीत वर्तमान सब कुछ होता है, लेकिन उसके पेटे में सिर्फ वर्तमान होता है। वो सिर्फ वर्तमान से ही चीजों को वर्तमान से ही देखता नहीं, वर्तमान ही बना देता है। तो अब अगर हमें पद्मावत का पाठ पर बात करनी हो, और अगर मैं राइटरली रीडर के रूप में उस पर बात करूं, तो उसको मैं बिल्कुल आधुनिक निर्मिति, आधुनिक रचना बना दूंगा। और यही बनाते हैं। जैसे उसमें आधुनिक युग की जो कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ विमर्श हैं, दलित विमर्श हुआ या स्त्री विमर्श हुआ, उनको हम उसमें डाल देंगे। तो अब मध्य युग का पाठ है
तो मध्य युग सिर्फ रेफरेंस के लिए होगा, कंटेक्स्ट के लिए नहीं होगा। उसके कंटेक्स्ट पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कंटेक्स्ट पर गए तो हम राइटरली रीडर नहीं हो सकते। कंटेक्स्ट पद्मावत का हो, रामचरितमानस का हो या किसी का भी हो, अगर हम उसके कंटेक्स्ट पर जाएंगे तो उस आज के पाठ की परिभाषा में हम शामिल हैं। मैं उस पर करने को तो मैं लिख भी चुका हूं उस पर, लेकिन मैं सोचता हूं कि वो कोई अभी भी मेरे मन में ये बात है कि अगर हम किसी रचना का राइटरली टेक्स्ट पैदा करते हैं तो उसको बहुत छोटा बनाते हैं और बिल्कुल आज में उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, और हमारा समय जो है प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक वर्तमान इसमें नहीं रह जाता। वो बिल्कुल सब कुछ एक पॉइंट पर, समय एक ही पॉइंट पर बटोर जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से हम अगर पद्मावत को पढ़ें या रामचरितमानस को पढ़ें तो बहुत कम दरारें मिलेंगी, दरारें मिलेंगी। हम उन दरारों में बैठकर पाठ को चीर देंगे। ये स्त्री को लेकर ही रामचरितमानस के पाठ को चीरा जा सकता है, दलित को लेकर के चीरा जा सकता है, वर्णवाद, वर्ण व्यवस्था को लेकर चीरा जा सकता है। इसी तरह से पद्मावत में भी कुछ बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिनको लेकर के चीरा जा सकता है। लेकिन पद्मावत में मुश्किल ये है रामचरितमानस के मुकाबले कि एक समस्या लेकर के आप उसे जब चीरने जाएंगे तो जिस जगह पर आप चीर रहे हैं दूसरी चीज निकल आएगी कि ये भी तो है। पद्मावत में बहुत ढेर सारी चीजें एक साथ हैं, परत पर परत, और ये हिंदी का अद्भुत काव्य है। ऐसी, मैं अभी उस पर बात करूंगा, ऐसी रचना हमें नहीं दिखाई पड़ती जिसमें परत पर परत और उसके ऊपर परत विद्यमान हो। इसलिए वो कहीं बीच में थोड़ा बहुत आ जाए तो आ जाए। वैसे मैंने एक लेख लिखा है विवेक, संघर्ष का कला विवेक, जिसमें पद्मावत के क्या जो स्त्री विमर्श है उस पर वो लेख हमारा है। लेकिन केवल उतने तक तो पद्मावत सीमित नहीं है, पद्मावत का अर्थ बहुत बड़ा है। अच्छा, मध्य, एक चीज और मैं आपके सामने बात रख दूं कि जो ही आप मध्य युग कहेंगे और मध्य युग का कुछ खास अर्थ आप लेंगे तो आप इतिहास के अनुशासन में बोल रहे होंगे। इतिहास आपके लिए पद्धति और अनुशासन देगा। लेकिन अगर आज के अर्थ में, उत्तर आधुनिक अर्थ में आप मध्य युग कहेंगे, एक पहली बात तो मध्य युग कहेंगे ही, खाली संकेत के लिए आप कह देंगे कि मध्य युग ऐसा है, तो वो रेफरेंस भर होगा। और हम मध्य युग और आधुनिक युग में कोई फर्क नहीं करेंगे, प्राचीन काल में भी कोई फर्क नहीं करेंगे। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये समय का विभाजन है, लेकिन इतना कॉमन सेंसिकल विभाजन है कि उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अनडिफाइंड है, वो अपरिभाषित है। परिभाषित समय का विभाजन या तो पौराणिक है, बहुत पुराना, कलयुग से लेकर द्वापर त्रेता वाला परिभाषित, या तो वो है, या समय का परिभाषित रूप इतिहास में है,
प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मैं उसी रूप में समय के उसी दायरे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ चीर फाड़ करके चला जाऊं अगर पद्मावत का, तो उससे उसकी कोई बहुत बड़ी विशेषता हमारे सामने नहीं आएगी। इतने ही आएगा कि स्त्री के बारे में उन्होंने दोनों तरह की चीजें लिखी कि जिस पर आगे थोड़ी सी बात करूंगा मैं। तो अब मध्य युग को मैं दो सिरों में लेना चाहता हूं। एक सिरा है शुरुआत का, विद्यापति का, और दूसरा सिरा है रीतिकाल का, मतिराम का। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए इन दोनों कवियों को ले लिया है, और इन दोनों कवियों के बीच पूरी मध्यकालीन कविता है। उसमें मैं पद्मावत को रखूंगा बीच बीच में, और ग्रंथों का जो पाठ है वह भी हमारे सामने आएगा। अब मुझे प्राकृत और अपभ्रंश का साहित्य जब मैं पढ़ता हूं, उसको पढ़े बिना हम आधुनिक युग का मध्य युग का साहित्य नहीं पढ़ सकते। जब प्राकृत और अपभ्रंश का साहित्य मैं पढ़ता हूं, तो उस साहित्य में मुझे कोई क्राइसिस महसूस करता हुआ कवि दिखाई नहीं पड़ता। बहुत सा धार्मिक काव्य लिखा गया है, लेकिन धार्मिक काव्य, धर्म के अनुभव का क्या संकट होता है वो कहीं नहीं। श्रृंगार का काव्य बहुत लिखा गया है, लेकिन श्रृंगार के काव्य में भी क्राइसिस होती है। वो कहाँ है कहीं पता नहीं चलता। तो पहला कवि मध्य युग का विद्यापति मुझे दिखाई पड़ता है, जो संकट का सामना करते हैं, और उसके बाद आपको जो कवि मिलेंगे सब बहुत बड़े बड़े संकटों का सामना करते हैं। पद्मावत, रामचरितमानस, बल्कि मैं कहूंगा कि संकट से ही ये पैदा होते हैं। मैं उस बिंदु को दिखाऊंगा कि अगर वो ना होता तो रामचरितमानस की कहानी आगे बढ़ी ही नहीं होती, पद्मावत आगे बढ़ा ही नहीं होता। तो संकट से ही पैदा होता है और संकट में ही डूबता है, समाप्त होता है। रामचरितमानस भी संकट में ही समाप्त होता है। वे भले ही भगवान के राम की भक्ति में चलो समाप्त हो गया, लेकिन अंततः वहां भी यही कहते हैं तुलसीदास कि मैं बार बार कोशिश करता हूं, फिर भी तुमको मैं उस तरह से अनुभव नहीं कर पाता जैसे मैं विषय वासना को जितनी तीव्रता से अनुभव करता हूं। ठीक है, ये भी तो संकट ही है। कामी ही नारी प्यारी जिम, आखिर में रामचरितमानस में है। तो ये कामी ही नारी प्यारी जिम तो प्राकृत अपभ्रंश में बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे कहीं कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानवीय अनुभव कहीं है, वो नहीं दिखता। और मैंने अभी कहा था कि जीवन धर्म का जो अनुष्ठान है और कामुकता के जो कंपन है, इनके बीच था। आप कामुकता का अपना जो की फीलिंग जो है उसे पूरा कर लें और फिर उसके बाद धर्म कर्म कर लें, आपको
इतनी स्वाधीनता बहुत कम मिलती है कि आप एक ही साथ कामुक भी हो जाएं और उसके बाद आप धर्म भी कर लें। सबसे पहले इसका संकट विद्यापति ने महसूस किया था और इसके इस संकट से एक समझ पैदा होती है और वह समझ तो मध्यकालीन हमारे भक्त कवियों ने ही पैदा किया था। विद्यापति और कुछ एक आधा जो रीति काव्य के कवियों में भी। मैं एक उदाहरण में दूंगा। पहले मैं विद्यापति को पूरी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक उपदेश पद धार्मिक ग्रंथ है, हरिभद्र सूरि ने लिखा है और उसमें मित्र की नैतिकता का उपदेश देने के लिए एक कहानी लिखी गई है। कल्पना कीजिए, एक धार्मिक व्यक्ति धर्माध्यक्ष किताब लिखता है, कविता की किताब लिखता है और मित्र की नैतिकता का उपदेश देने के लिए वह कहानी लिखी गई है। मित्र की सहायता बताने के लिए मूलदेव और कंडरीक नाम के दो मित्रों की कहानी उपदेश पद में दी गई है। वो एक बार यात्रा कर रहा था और मध्य युग में बहुत यात्राएं की जाती थी। वो डॉक्टर मोती चंद ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, सार्थवाह। कैसे लोग व्यापार करने के लिए छकड़ों में लद के जाते थे, सामान भी लद के और आदमी भी लद के जाते थे और आते थे। ये बहुत होता था। एक पति पत्नी भी यात्रा कर रहे थे, वह भी अपनी बैलगाड़ी में जा रहे थे। कंडरीक उसकी पत्नी को देखकर मुग्ध हो गया और बहुत व्याकुल हो गया। तो मूल देव जो उसका मित्र था, उसने कहा, उसको जब बताया तो उसने कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूं और इस परिस्थिति में तुम्हारी सहायता करूंगा। अब आप देखिएगा, इतनी निकृष्ट स्तर पर उतार करके एक धर्म ग्रंथ में ये कहानी दी गई है। वो मूल देव जाता है पति के सामने, जहां उसकी पत्नी भी बैठी हुई है, और उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है मूल देव कि मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से पीड़ित है और फला झाड़ी में लेटी हुई है। अगर आप अपनी पत्नी को कुछ देर के लिए वहां भेज दें तो मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। मध्य युग में ऐसा बहुत हुआ करता था। बेवकूफ था उसका पति, उसने अनुमति दे दी कि हाँ ये जाए, और वहां रति क्रीड़ा हुई। रति क्रीड़ा होने के बाद पत्नी अपने पति के पास आती है और क्या कहती है, देखिए, बड़ा कमाल की बात कहती है। खड़ी गड्डी बैल तुह बेटा जाया ताई, रणे हुंती मिलावना मित्र सहारा जाए। अपने पति से कहती है कि तुम्हारी गाड़ी और बैल खड़े हुए हैं, उसके बेटा हुआ है, जिसका मित्र सहायक होता है, उसका अरण्य में भी जंगल में भी मिलाप हो जाता है। ये है मित्र की सहायता का उपदेश, नैतिक उपदेश। क्या स्त्री के प्रति बहुत घटिया दृष्टि रखने वाला रचनाकार ही तो ऐसा लिख सकता है? दूसरे के लिए ये संभव नहीं है। ये एक उदाहरण दिया था। एक उदाहरण और आपको मैं दे दूं। एक कथा कोश प्रकरण में एक कहानी आई हुई है और भरा अपभ्रंश का कथा साहित्य और खास करके धार्मिक साहित्य भरा पड़ा है।
मैं कथा कोश प्रकरण की चर्चा कर रहा था। एक राजकुमार घोड़े पर चला जा रहा था। एक स्त्री अपने अटारी पर केश संवार रही थी और उस राजकुमार को देख करके उसने एक सुभाषित पढ़ा कि पुण्यहीन पुरुष पराई लक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए शब्द योजना, पुण्यहीन पुरुष पराई लक्ष्मी का उपभोग नहीं करता, साहसी पुरुष ही पराई लक्ष्मी का उपभोग कर सकते। लक्ष्मी और साहस, विद्यापति को यही परंपरा मिली थी और यह परंपरा कामुकता की थी। कामुकता फिजिकल होती है और श्रृंगार, विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं और श्रृंगार आइडिएशनल होता है, धारणात्मक होता है। प्रेम तो होता ही होता है, उसकी तो वो तो और बड़ी चीज है, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन श्रृंगार भी आइडिएशनल होता है, धारणात्मक होता है, वो फिजिकल सेंसेशन नहीं होता। जो आपको मैंने अभी बताया फिजिकल सेंसेशन था। यद्यपि विद्यापति में बहुत से प्रसंग ऐसा लगता है कि इरोटिक है, इरोटिक पोएट हैं, लेकिन विद्यापति जिन बिंबों का इस्तेमाल करते हैं, आप ध्यान रखिए, ऐसा किसी कवि ने उनके पीछे बिंबों का इस्तेमाल नहीं किया था। वो बिंब बनाते ही आपकी धारणा फिजिकल से हट जाती है और ह्यूमन की तरफ जाने लगती है। तो विद्यापति के जो इरोटिक इमेजेज हैं, बिंब हैं, वो बिंब की रचना भी बताती है कि ये शुद्ध फिजिकल नहीं है, शुद्ध शारीरिक नहीं है। विद्यापति के श्रृंगार और उनके प्रेम का एक रूप मैं आपको सामने बताता हूँ। राधा माधव माधव रटित राधा भेल मधाई। माधव माधव रखते हुए राधा खुद माधव हो गई। और आकुल कीट परान, जैसे लकड़ी दोनों तरफ से जल रही है और उस जलती हुई लकड़ी से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आकुल कीट परान, प्रेम ऐसा होता है, उसकी कोई प्राक्सी नहीं हो सकती प्रेम की। प्रेम बहुत तकलीफ देह चीज है। कोई विद्यापति के पहले के जो कवि हैं, आप देखिए, कोई नहीं बता पाया कि प्रेम बहुत तकलीफ देह चीज है, बहुत गहरी भावना है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ करके विद्यापति से इसकी शुरुआत की है। और फिर उसके बाद रीतिका, उसके बाद तो आधुनिक काल ही जाता है, मध्यकाल आप करते हैं, उसको दे थोड़ी सी बात करके तब हम पद्मावत और रामचरितमानस पर आएंगे। रीतिकाल में एक कवि हैं मतिराम। मतिराम वैसे रीति ग्रंथकार कवि हैं, लेकिन उनका एक छंद है। मतिराम के जो कृष्ण हैं, राधा हैं, वो विवाहिता है, सिर्फ प्रेमिका नहीं है, विवाहिता और प्रेमिका है। तो विवाहिता और प्रेमिका पत्नियों को अक्सर परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे लोग बहाने भी बहुत बनाते हैं। हाँ, कभी ऐसे लोग मिल जाएं तो उनके बहानों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो कृष्ण आए हैं रात में बहुत देर बाद और तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। तो राधा कहती हैं, को नहीं बरजय मतिराम रहो तितही जितही मन भायो। जहां मन करे तुम्हारा वहां रहो, क्यों हजार कस्में खा रहे हो,
तुमने कभी कोई अपराध नहीं किया है। 100 न दीजिए हमें दुख, यूं ही कहा रसवाद बढ़ायो। अरे हमको सोने दीजिए बाबा, रसवाद क्यों बढ़ा रहे हैं? तो इसके मतलब कि मान कर रही है वो नायिका। तो कृष्ण कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब ज्यादा मान मत करो। तब मथुराम की राधा का इतना मारक वाक्य है कि बहुत कम मिलेगा। मान रहोई नहीं मनमोहन, मानिनी होई सो माने मनारो। हे कृष्ण, मेरा मान तो रहा नहीं, जो माननी होगी वो मानेगी, जाके मनाओ, हमारे पास मत आओ। अब रीति काल में इस तरह का छंद विस्फोटक छंद है, बहुत अलग कर देता है चीजों को। मैंने पूछा, मैंने कई बार शायद यहां भी कहा हो कि मेरे एक वरिष्ठ मित्र थे, प्रोफेसर हेड, हमारे बड़े सीनियर थे, रीति काल के बहुत बड़े विद्वान थे। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ये देखिए, ये तो बड़ा जान ले लेने वाला छंद है। तो उन्होंने कहा कि नाहक तुम परेशान हो, अरे मानिनी नायिका है, मान जाएगी। काव्य शास्त्र में सचमुच यही लिखा है कि मानिनी नायिका को बहुत देर तक मान नहीं करना चाहिए, नहीं तो नायक का उत्साह ठंडा पड़ जाता है और नायिका अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है। अब आप सोचिए शास्त्र कहाँ ले जा रहा है हमको। शास्त्र ले जा रहा है कि भैया बहुत देर तक मानिनी मत बनो, नहीं तो तुम्हारा रति प्रसंग संभव नहीं हो पाएगा, रति से आगे नहीं ले जा पाता। यानी एक जानवर की परिस्थिति से आगे तुम्हें शास्त्र नहीं ले जाता। इसलिए शास्त्र बहुत दूर तक मानवीय होने में आपकी मदद नहीं करता। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या ऐसा है। इसमें हम देखते हैं कि साफ लग जाता है कि पुरुष का अस्तित्व ऊंचा है, नारी का अस्तित्व मातहत है। इसलिए मातहत और मालिक का एक रूप मुझे दिखाई पड़ता है। एक आइडियोलॉजिकल फॉर्म जो शास्त्र बनाते हैं, तो जो शास्त्र बनाते हैं तो उसमें तो बहुत ही निकृष्ट है ना शास्त्र का, कि अपनी अस्मिता भार में जाए, लेकिन जो रति व्यापार है वो हो जाना चाहिए। उसमें एक बात यह है, पति पत्नी अगर है तो स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है, ये भी एक उसमें विवाहिता है, तो ये भी एक कॉन्स्ट्रक्ट है। और उसमें इतनी ताकत है कि थोड़ा उदार है, और ये अगर बराबर है तो फिर वो सवाल पूछ सकती है, फिर वो गुस्सा कर सकती है। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस छोटी सी कविता में, जो कि घोर श्रृंगार की है, मोर्चे लगे हुए हैं। इसके पाठ की ये विशेषता है कि मोर्चे दिखाई पड़ते हैं। अगर वो मोर्चा छूट गया तो फिर कविता गई, कविता का पाठ, कविता का अर्थ गया। इसीलिए मथुराम और विद्यापति, इन दोनों को मैंने चुना है, और दोनों के बीच फिर मुख्य रूप से, लेकिन बहुत थोड़ा बोलूंगा, और प्रासंगिक रूप में पद्मावत वगैरह, अरे मानस और कबीर वगैरह की चर्चा करूंगा। एक और बात हम ये देखेंगे कि भक्ति काव्य में आते ही हमें आइडियोलॉजी दिखाई पड़ती है।
विचारधारा दिखाई पड़ती है। क्या प्राकृत अपभ्रंश में कोई कविता में आइडियोलॉजिकल वार है? सराफा की बात छोड़ दीजिए, वो दूसरे तरह के कवि हैं। मैं जो सराफा और उनके साथ के जो दूसरे कवि हैं, वो जो लड़ाई लड़ते हैं वो मानवीय गरिमा की, वो एक अलग चीज है। लेकिन भक्ति काव्य में विचारधाराएं हैं। बहुत से लोग हैं जो इन आधुनिक आलोचक जो विचारधाराओं को इनकार करते हैं। मसलन विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत जो किताब लिखी, उसमें उन्होंने विचारधारा को इनकार किया है। वह विचारधारात्मक काव्य नहीं है, विशुद्ध मानवीय काव्य है, ये सही है। लेकिन अगर हम देखें तो भक्ति काल में सामंती, शास्त्रवादी, कुलीनतावादी, विचारधारात्मक निर्मितियों से जकड़ा हुआ समाज है। इसी समाज में पद्मावत लिखा गया था। दूसरी ओर भक्ति की विचारधाराएं हैं जो आध्यात्मिक, सामाजिक और मानवीय स्तर पर मुक्ति की संभावनाएं खोलती हैं। जकड़न और मुक्ति की संभावना ये खुल रही है। इसी से पद्मावत का भी और रामचरितमानस का भी पाठ बनता है। जकड़न और मुक्ति की संभावना में पद्मावत का और मानस का पाठ बनता है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पद्मावत में आइडियोलॉजी नहीं है? मान लिया एक थोड़ी देर के लिए कि नहीं है, लेकिन अगर वातावरण में आइडियोलॉजी ना होती तो पद्मावत नहीं लिखा जाता, लिखा जाना संभव नहीं था। इसलिए जो उसका पाठ बनता है उसमें विचारधारा की क्या भूमिका रही है, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। हम विचारधारा का निषेध करके भक्ति काव्य को नहीं पढ़ सकते। असल में जब शाही जी लड़ रहे थे तो उनको पद्मावत एक ऐसा ग्रंथ मिल गया जिसमें जो मानवीय जटिलताएं हैं और पढ़ते हैं उनकी बड़ी भारी भूमिका थी, और उनको अपनी आधुनिक युग की, आज की जो प्रगतिवाद और व्यक्तिवाद की जो लड़ाई थी, उनको वो लड़नी थी। तो उसमें लड़ते हुए उन्होंने विचारधारा माने मार्क्सवाद। तो इस तरह से ये, और आमतौर पर दुनिया में हर जगह विचारधारा माने मार्क्सवाद। हालांकि पूंजीवादी विचारधाराएं बहुत हैं, लेकिन विचारधारा माने मार्क्सवाद, और उसकी लड़ाई होनी चाहिए। तो हम लोगों को ये छोटी समस्या नहीं है, हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, गहराई से विचार करना चाहिए कि क्या विचारधारा के बिना कविता लिखी जा सकती है। और मैं उस विचारधारा को थोड़ा तोड़ रहा हूं। विचारधारा अगर ना भी हो तो जो आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं वो पूरे वातावरण में छाए रहते हैं। हम धार्मिक कॉन्स्ट्रक्ट से, समाज के तमाम तरह के कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं उनसे, ये सब आइडियोलॉजिकल हैं, और हम घिरे हुए हैं, बुरी तरह से आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट से घिरे हुए हैं। हम क्या करेंगे? बिना उसके हम रचनाएं नहीं लिख सकते। हमें समझना होगा कि उनके बीच रह करके हम कौन सी क्राइसिस महसूस करते हैं, और उस क्राइसिस को महसूस करके हम अपनी रचना लिख सकते हैं। और एक और बात की, भक्ति काव्य का जो 3/4 हिस्सा है
वो लिखा ही नहीं जा सकता था जब तक कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं न होती। भक्ति काव्य के सिलसिले में मैं कह रहा हूं कि सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण भक्ति काल को एक जो थीम मिली है, ह्यूमन थीम, जो मानवीय वस्तु मिली है, वो अद्भुत है। क्योंकि इसके पहले आप पीछे के काव्य को देख जाइए, सामाजिक अनिवार्यता, सामाजिक संघर्ष की अनिवार्यता कविता के लिए हो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। कविता लिखने के लिए सामाजिक संघर्ष अनिवार्य है, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो आप भक्ति काव्य की यानी भाव और परिस्थितियां, ये अनिवार्य नहीं है कविता के लिए। अनिवार्य तो ये भी जरूरी है, लेकिन रूप ग्रहण करने के लिए उतनी अनिवार्य नहीं है जितनी कि सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं। इसलिए सामाजिक राजनीतिक समस्याएं भक्तिकाल, सामाजिक तो थी, राजनीतिक समस्याएं भी भक्तिकाल में थी। और ये एक क्राइसिस है जो पद्मावत में हमें मिलता है। पद्मावत का क्राइसिस पॉइंट पहला वो है जब पद्मावती का रूप वर्णन करता है तोता, और रत्नसेन उसे सुनता है और सुनने के बाद मूर्छित हो जाता है। अब वो कैसा सौंदर्य रहा होगा जो देखा भी नहीं, खाली सुना, और सुनने से जो सुनने वाला है वो मूर्छित हो जाए। ऐसा होता नहीं, होता तभी है जब उस सौंदर्य में कुछ खास बात हो, और अगर ना है, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं होता। और अब वो सुनने के बाद फिर अपना किस तरह से जगता है, वो बड़ा ही सनसनीखेज मामला है। कहीं वैद्य बुलाए जाते हैं, कोई नाड़ी देखता है, कोई कुछ कहता है कि ऐसा में ये होता है, ऐसे में ये होता है, कोई पानी लाता है, बहुत ही सनसनीखेज स्थितियां पैदा होती हैं, और उससे जगता है वो। और उसके बाद संकटों का सिलसिला, लगातार संकटों का सिलसिला, चेन ऑफ क्राइसिस। आप इस रूप में देखिए ना पद्मावत को, इस रूप में देखिए ना रामचरितमानस को, कि चेन ऑफ क्राइसिस। यहाँ तक कि जब वो अपना सब कुछ घर द्वार छोड़ करके चलता है, तब भी तोता उसे मारता है और कहता है तू राजा का पहरे से कंथा, तू अभी, तेरी मानसिकता अभी भी राजा की है, कंथा पहन लेने से क्या हो जाएगा। और फिर उसको ले जाता है तमाम तरह के संकटों में। इसी तरह से जो सूफी में जो यात्रा वाला है, दार्शनिक यात्रा है, वो भी तो यही है ना। तो वो ले जाता है संकट पर संकट झेलने में, और कई समुद्रों में भयानक थपेड़े झेलते हुए जब वो परेशान हो जाता है, उसे कुछ नहीं पता कि दिन कब होता है, रात कब होती है, हवा क्या होती है, सूरज क्या होता है। तब एक अपेक्षाकृत शांत समुद्र में वो पहुंचता है, और तब वो कहता है कि अरे ये देखो सूरज उगा हुआ है, ये रोशनी कितनी अच्छी है। राजा था, बहुत रोशनी देखी होगी उसने, हर अंधेरे को उजाला करवा दिया होगा उसने, ये ताकत थी। लेकिन ये सूरज उगता है और उसकी रोशनी है, हर आदमी को ये मैसर है, हर आदमी देखता है इसे और खुश होता है।
तो वो एक बिल्कुल कॉमन मैन की तरह देखता है, राजा की तरह नहीं, एक मामूली आदमी की तरह देखता है, जो दिन रात पसीने और हाथ तोड़ करके मेहनत करता है। देखता है कि सूरज उगा हुआ है, ये रोशनी है, ये हवा है कि कया ढहत जन चंदन लावा, ये जलती हुई काया पर जैसे चंदन का लेप कर दिया गया। यह है यात्रा ने सिखा दिया कि अनुभव कौन करता है, अनुभव कैसे होता है। ये तभी होगा जब चेन ऑफ क्राइसिस के भीतर से कोई आदमी उभरे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो नहीं हो सकता। फिर राम का राज्याभिषेक में भी ऐसा ही होता है। राज्याभिषेक होने वाला है और वनवास हो जाता है, और फिर देखिए राम भी चेन ऑफ क्राइसिस के भीतर से गुजरते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि कथानक को आप इस रूप में देखिए कि अगर कथानक चेन ऑफ क्राइसिस है तो कथानक है, और अगर ये नहीं है तो वास्तविक कथानक नहीं है, वो तो बस यूं ही बस कहानी को टांगने के लिए है। लेकिन वास्तविक कथानक कहानी को टांगने के लिए नहीं होता। भक्ति काव्य ये तो बताता ही है कि बिना संकट का सामना किए कविता नहीं लिखी जा सकती। बिना संकट का सामना किए केजरीवाल बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर भी नहीं बना जा सकता है। राजनीति में भी, राजनीति भी कविता है। बता दिया केजरीवाल ने कि राजनीति कविता है। स्तुति खंड का एक हिंदू तुर्कहि भई लड़ाई, आदि अंत जस कथा है, लिख भाषा चौपाई कहे, कवि व्यास रस कवला पूरी, दूर ही नियर नियर भाटू। हिंदू और तुर्कों की लड़ाई हुई और आज से अंत तक जैसी कथा थी उसे भाषा चौपाई में मैंने लिख के कह दिया, और जो दूर था वो निकट हो गया, जो निकट था वो दूर हो गया। इसमें कई चीजें हैं। एक तो ये है कि हिंदुस्तान में एक बिल्कुल नई कथा पैदा हो रही थी। जैसे राम कथा पैदा हुई थी एक क्राइसिस से एक जमाने में, जैसे महाभारत के जमाने में एक कथा पैदा हुई थी, उसी तरह जायसी के जमाने में एक कथा पैदा हो रही है, और वह कथा हिंदू और तुर्कों की लड़ाई है। अब मजेदार बात यह है कि महाभारत भी लड़ाई से पैदा होता है, और जायसी का जो काव्य है वो भी लड़ाई से पैदा होता है। यानी ये एक बड़ी गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई है, और उससे पैदा हो रहा है एक काव्य, उससे पैदा हो रहा है एक फॉर्म, कविता का एक फॉर्म। ये भी बताया गया कि लड़ाई तो थी, लेकिन जब भाषा चौपाई लिखी, भाषा चौपाई कहे, जब भाषा और चौपाई में लिख के कहानी कह दिया तब वो कहानी प्रेम की हो गई। इन्हें लड़ाई प्रेम में बदल सकती है, लेकिन आपके पास कहानी कहने की कला आती हो, आपके पास भाषा हो, तो भाषा, छंद और कहानी आपको कहने आता हो तो लड़ाई प्रेम में बदल सकती है। एकदम जो उसका अंतर्वर्ती विशेषता है वो परिवर्तित हो सकती है। लेकिन इस तरह से कहानी कहने की कला मध्य युग में जायसी के अलावा कहीं नहीं, न तुलसीदास में है, न और जो लोग लिखते हैं कहीं भी नहीं है। तो इसको मैं मानता हूं कि ये हमारे समाज के विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें
दो समाज हैं, दोनों समाज अपने अपने अपनी अपनी संस्कृति, धर्म और हर प्रकार की योग्यताओं में समान हैं, और उनकी कहानी जो बनेगी वो पद्मावत होगा। यह पद्मावत जैसी कहानी उनकी कहानी, उनके भीतर से बनने वाली कहानी है। यानी मैं तो फिर भी कहता हूं कि अगर हिंदू और मुसलमान ना होते तो पद्मावत न लिखा जाता। इतने गहरे स्तर पर पद्मावत, इतने गहरे स्तर कवि होते वो, लेकिन इतना गहरा एक ढांचा कविता का संभव नहीं था। और यह इन दो समाजों के बीच की एक आंतरिकता है, एक बहुत आंतरिक स्पेस है, दो समाजों के बीच की, दो समाजों के संबंधों के बीच की, जिसको जायसी ने खोजा है। एक मामूली बात है कि दो समाजों के बीच एक नई आंतरिकता की खोज, और उस खोज में आपको एक ऐसा व्यक्तित्व हासिल करना पड़ेगा जो धार्मिक पाठक नहीं, जो इंसानी पाठक पैदा करता है। आप पद्मावत को इंसान होकर पढ़ सकते हैं, मुस्लिम पाठक नहीं, हिंदू पाठक नहीं। अगर ये होकर पढ़ेंगे तो लड़ाई फिर होगी। इसलिए एक बिल्कुल नया पाठक पद्मावत हमारे सामने लाता है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, मैं तो बार बार इस जायसी की इस उपलब्धि पर मैं सोचता हूं कि मर जाऊं इसी में तो बहुत अच्छा। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है जो अर्थों का स्रोत है, आधुनिक भारतीय समाज या भारतीय समाज के अर्थ का कोश है। ये इतनी बड़ी पहचान हमें मिलती है। फिर दूसरी बात, पद्मावत सही सवाल खोजता है, और ऐसे प्रसंग जिसमें सवाल सही ना हो उसका निषेध करता है। अब जैसे नागमती ने जब तोते से ये कहा, अपना बड़ा श्रृंगार पटार करके और सब बहुत अच्छी तरह शीशा उषा में देख करके गई है, वो दर्पण वर्पण में देख के गई है, और तोते के सामने जाकर कहता है कि ये बता कि मैं सुंदर हूं ज्यादा या तुम्हारी वो पद्मावती। तो जब ये सब कह लिया तो तोता सिर्फ हंस देता है, और हंस देता है, और फिर उसके बाद एक तरह से गाली देता है। पंक्ति मुझे याद नहीं है जिसमें ये है कि नागमती उस सरोवर में है जिसमें हंस कभी आया ही नहीं, बकुली को ही जल हंस कहा जाता है। तोता कहता है कि तुम तो उस सरोवर में हो जहां हंस आया ही नहीं, तुम्हारी जैसी बगुलियों को ही हंस कहा जाता है। तो अभी गाली तो हुई, लेकिन तुरंत दूसरी पंक्ति में वो बता देता, समझाता है। उसके बाद तोता समझाता है नागमती को कि देखो, तुम दुनिया और दुनिया की चीजों का रहस्य नहीं जानती हो। चीजें अपनी अंतिमता में नहीं होती, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, बढ़कर एक, इसका कोई अंत नहीं है। तो तुम्हारा सही सवाल यह है कि तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारा पति तुम्हें चाहता है कि नहीं, बस इतना तुम्हारा सवाल है। और ये नहीं है कि भले इसे और प्यारी नाहा मोरे की रूप की कोई जगमाहा, यही उसका सवाल उठाती है कि भले ही हमारे प्रिय को और नारियां प्यारी हों, लेकिन
क्या मेरे समान दुनिया में कोई सुंदर है? क्या करोगे उस सौंदर्य को लेकर कि जो दुनिया में सबसे सुंदर कहता रहे तुम्हारा पति या तुम्हारा प्रेमी, और दूसरी स्त्रियों के साथ रमण करता रहे? तो तोता बताता है कि ये तुम्हारा सही सवाल है। तो जैसे आज अभी जो हैं केजरीवाल, वो बैठे हैं ना धरने पर, तो एक तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको वो बताना चाहता है कि तुम्हारा सही सवाल ये है कि जहां ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है, लोग ड्रग्स और सेक्स रैकेट से जो मोहल्ला और वहां के रहने वाले लोग परेशान हैं, सही सवाल तो ये है, उसको क्यों नहीं ठीक करते? लेकिन नहीं, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए था, ये मिनिस्टर क्यों चले गए? इस टेक्निकलिटी में ले जा करके प्रॉब्लम को तुम बका रहे हो। प्रॉब्लम वो है ही नहीं, समस्या वो है ही नहीं। तो जो समस्या है पॉइंट आउट वहां करो। और मेरा ख्याल है कि अगर केजरीवाल मार डाले नहीं गए तो ये लोगों को सही राजनीतिक और सामाजिक समस्या का रूप बताएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार ऐसा होता है, देखिए जैसे केजरीवाल पद्मावत से मिल गया, तुलसीदास से मिल गया, लेकिन ये जो हमारे शासक हैं वो नहीं मिल रहे हैं, वो नहीं मिल सकते, उनका रूप दूसरा। तो जो सही चीजें होती हैं वो अपने पूरी परंपरा के मेल में होती हैं। अच्छा, फिर वही बताता है, नागमती जब समझ गई कि मैं बचूंगी नहीं, उसने तोते को मरवा दिया था ना, हालांकि मरा नहीं था वो। तो हार के जब रत्नसेन ने कहा कि तुम तोते के साथ सती हो जाओ, तो बेचारी देख लिया कि अब तो मैं जी नहीं पाऊंगी, तो जाके कहती है, मान मते हो गर्भ जो कीन्हा, कंत तुम्हार मरम मैं चीन्हा। मेरी बुद्धि मानवती हो गई थी, इसलिए मैंने तोते से ऐसी वैसी बात तो उसने अपनी आइडेंटिटी की थी। अब मध्य युग में आइडेंटिटी का सवाल किसी रचना में हो, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। स्त्री की आइडेंटिटी का सवाल उसने उठाया था। लेकिन वो जब देख लिया कि मार दी जाऊंगी, तो वो कहती है कि मेरी बुद्धि जरा बौरा गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कंत तुम्हार मरम मैं चीन्हा। लेकिन इतना तो मालूम हो गया कि हे प्रियतम, मैंने तुम्हारा मरम छीन लिया, यानी तुम कितने महान हो और तुम कितने नीच हो, दोनों बातें मेरी समझ में आ गई। देख रहे हैं ये जायसी की वाक्य रचना कि दोनों मैंने चिन्ह लिया। फिर वो एक सवाल पूछती है कि ये बताओ कि 12 महीने तुम्हारी सेवा मैंने की, और जो 12 महीने जो स्त्री तुम्हारी सेवा करे, उसको इतने से दोष पर, यानी एक चिड़िया को मरवा डालने के दोष पर तुम उसको मार डालोगे? अब ये बड़ा इनोसेंट सवाल था, बहुत इनोसेंट। बड़ा कवि इनोसेंट सवाल पैदा करता है जो हिस्ट्री में जाता है और उसका कोई उत्तर जल्दी नहीं होता। आप जानते हैं, इतिहास में ट्रेवल करता हुआ सवाल आधुनिक युग में कम से कम वैचारिक स्तर पर स्वीकार कर दिया गया कि स्त्री और पुरुष की समानता है। अभी भी यहां पूरी तरह से नहीं स्वीकार किया गया। तो हिस्ट्री में ट्रेवल करते हुए ये बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन है जो कोई आइडियोलॉजी नहीं तय कर सकती। इतिहास का आगे का इतिहास तय करेगा। कितनी ये कहानी, ये कविता कितनी यात्रा करती है। फिर मैं देखती हूं कि मैं समझती थी कि मैं ही तुम्हारे पास हूं या तुम मेरे ही पास हो, लेकिन देखो ताकि तो हम सब और ताक करके देखती हूं तो लगता है कि तुम तो सब जगह हो। ब्रह्म और हरजाई दोनों एक साथ। ये हरजाई का अर्थ भी ब्रह्म होता है, और जो वो लोग और किया
कर्म अकर्म धतकर्म किया करते हैं, वो भी है इसका अर्थ। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैंने एक बात तो समझ लिया कि जिस पर का रानी का चेरी कोई, जा पर कृपा करहु भली सोई। क्या रानी और क्या चेरी, जिस पर तुम कृपा कर देते हो वही भला है। कृपा केंद्रित संस्कृति, कितना अजीब सा लग रहा है कि पूरा का पूरा मध्य युग कृपा केंद्रित संस्कृति है, और उस संस्कृति से बाहर अगर कोई उसको चुनौती देता है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसका क्या हश्र होगा, ये वो संस्कृति बता देगी। और यानी जो जितनी संस्थाएं, पुरुष एक संस्था है, धर्म एक संस्था है, समाज एक संस्था है, और ये सब कृपा पर निर्भर है किसी को। और जो इस कृपा केंद्रित संस्कृति और समाज के ढांचे को तोड़ेगा वही अच्छी कविता लिख सकेगा। और जायसी की भी गर्दन उसमें फंसी हुई थी, लेकिन संभावना तो दिखा दी कि जो इसमें फंस गया वो फंस गया, और नहीं तो। और इसकी मैं खत्म ही करने वाला हूं। हाँ, और तो नारी अस्मिता और नारी की पुरुष निर्भरता, ये दोनों मूल्य एक साथ। इसके रूप बंध की एक विशेषता है जिसके बारे में मैंने पहले भी यहाँ कहा था कि पद्मावत की रूप रचना आवयविक नहीं है। पद्मावत की रूप रचना परंपरा से चली आती हुई आवयविक विकास के ढांचे को तोड़ देती है, उससे अलग है। संपूर्णता का एक ऐसा स्वरूप हो सकता है जो बिना जोड़ के संभव नहीं है। नहीं तो आवयविकता को ही संपूर्णता मानते हैं ना, जैविक संपूर्णता आवयविकता में है। लेकिन पद्मावत एक ऐसा काव्य है जिसमें संपूर्णता आवयविक ढांचे में नहीं है, जोड़ में है। और इसके लिए मैंने यहाँ कहा था एक बार कि जैसे संगमरमर के दो परतों को आप जोड़ करके देखिए तब पूरा दृश्य बनता है, और वो पूरा दृश्य बिना जोड़ के संभव नहीं है। एक परत को रहने दीजिए, आवयविक पूरा नहीं बनेगा। दूसरे को रहने दीजिए, पूरा नहीं बनेगा। जोड़ दीजिए तब आवयविक बनेगा। यानी हिंदुस्तानी समाज की कल्पना संभव ही नहीं है बिना हिंदू मुसलमान की संपूर्ण। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान के अलावा ईसाई भी हैं और दूसरे धर्मावलंबी भी हैं। वो इतने अनिवार्य नहीं हैं, वो इसमें कहीं जगह खोज लेंगे, लेकिन ये दोनों अनिवार्य हैं। इसके बिना संपूर्णता नहीं बनती। कितना एक तरह से चैलेंजिंग, कितना क्रांतिकारी विचार है कि इसके बिना संपूर्णता नहीं बनती। ये एक लिटरेरी स्ट्रक्चर है जो जायसी ने बहुत पहले पा लिया था। मध्य युग में ये स्ट्रक्चर पा लिया था और बाद में ये स्ट्रक्चर तोड़े गए, बहुत आधुनिक युग में और तोड़े गए। तो अब जो उसने जो प्रॉब्लम एरिया सॉल्व किया जायसी ने, उसको फिर प्रॉब्लम में बदला जाना लगा। जायसी खुद भी सोचते थे कि मैंने लिख तो दी कहानी, मोहम्मद यह कवि जोरी सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मैंने लिख तो दिया लेकिन प्रेम नहीं मिला।
प्रेम की पीर मिली। और आप देखिए, प्रेम मिल गया होता तब तो क्या कहना है, हमारा समाज एकदम बदला हुआ समाज होता। लेकिन पीर मिल गई, और जो पीर है इसको जिलाए रखिए तो कभी उसका समाधान हो सकता है। यानी ये कविता जो है वो समय के एक बहुत बड़े फलक पर जाता है। ये कविता समय के बहुत बड़े फलक में जाती है, और हर दिशाएं भी कई हैं इसकी। तो आखिर तक क्राइसिस है कि प्रेम नहीं मिलता, प्रेम की पीर ही मिलती है। और भी जब आखिर में ही कुछ पहले कहा था, इसमें दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, यानी छार उठाई लीन एक मुट्ठी, दे उड़ाई पृथ्वी झूठी। जो पृथ्वी पति है उसने एक मुट्ठी छार उठाई और कहा कि ये पृथ्वी झूठी है। वही अलाउद्दीन है, कितना बड़ा रूपांतरण हो गया उसका। चाहे विजय उसकी हो गई हो, जायसी ने ये लिखा कि कौन पराजित हुआ और कौन विजयी हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो विजयी हुआ उसने भी यही किया कि सब झूठा है, और जो पराजित हुआ वो तो जल ही गया, उस खाक में मिल ही गया। तो एक और बात की ओर मैं आपका इशारा करूं, जायसी का बारहमासा बहुत महत्वपूर्ण है। वो बारहमासे पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1 मिनट। ये बारहमासा हिंदी की विशेषता है, और उसमें जायसी का बारहमासा सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मार्मिक है। प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत किसी में बारहमासा नहीं है, हिंदी में है। यानी मतलब हिंदी का समाज बदला हुआ है, क्योंकि एक जो फॉर्म होता है, नया फॉर्म, वो बिना बदले हुए समाज के आता ही नहीं। फॉर्म वैयक्तिक विशेषता नहीं है, फॉर्म एक बदलते हुए समाज की विशेषता है। तो जो बारहमासा है वो अपने आप बता देता है कि स्त्री का जो दुख है वह हिंदी कविता समझती है। लाख आप लोग कहते रहिए, क्योंकि आप ये देखिए, कहीं भी किसी कविता को पढ़ लीजिए, जहां स्त्री की अवमानना की गई है वो अंश सूचनात्मक है, या विचारात्मक है, मार्मिक नहीं है। जहां स्त्री का जहां स्त्री को भावात्मक स्तर पर रखा गया है वो बहुत मार्मिक है। तो किसके आधार पर हम स्त्री की बात लेंगे? जहां मार्मिकता है स्त्री के साथ ट्रीटमेंट में, या जहां केवल विचार कह दिया गया है कि ढोल गवार शूद्र प्रसाद, ये तो सब ऐसे होते ही है। तो मार्मिक कहाँ है, किस जगह मार्मिक? मार्मिक जगहों पर ये बातें नहीं आई। तो इस तरह से ये पद्मावत और रामचरितमानस दोनों ऐसे महान काव्य हैं जिनके लिए हमें गर्व होना चाहिए, जिनको पढ़ना बहुत मुश्किल से पाठक मिलते हैं। शुक्ल जी एक पाठक मिले थे रामचरितमानस को, चाहे पद्मावत के पाठक मिले थे, शाही पद्मावत के पाठक मिले। इस तरह से बहुत मतलब रेयर है पाठक होना, और मुझे इस बात में सुख मिलता है कि मैं भी अपने को कहूँ कि मैं पद्मावत का पाठक हूँ। धन्यवाद।